ओके, तो ये हमारा सिलेबस है, राइट? हाँ जी मैम। मैनेजमेंट रोल, डिफरेंस विद पर्सनल मैनेजमेंट कर चुके हैं, यस मैम। एचआर प्लानिंग कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये हम कर चुके हैं, हाँ जी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेज एंड सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट, फटीग ये मैं भी आज बता देती हूँ, ओके मैम। मोरल आज करा देती हूँ। उसके बाद जो लीगल प्रोविजंस हैं सेफ्टी के वो भी थोड़ा आज उसका भी आपको जिस दे देती हूँ। एंड देन ट्रेड यूनियंस हम लोग कर चुके हैं, राइट? हाँ जी मैम। हाँ अब जी मैम। फंक्शनिंग के अंदर आप वही मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो डाल देना, ठीक है? ओके मैम। ओके, नहीं तो फिर भी मैं वो थोड़ा सा उसको भी कवर करवा दूंगी। उसके अलावा हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन पेपर। एक पेपर मुझे सीमा ने भेजा था, है ना? एक तो आपको देखो, अगर हम क्वेश्चन पेपर वाइज चलें तो हम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हमें आते हैं वो तो मुझे बताओगी। पहला ओके। पहला है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ जी मैम। टू अटेम्प्ट, ठीक है। अब इसमें से बताओ नेक्स्ट वाले जो एचआर। इसमें से मैम एचआर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट। मोनोटनी मैं बता दूंगी। मोनोटनी वही होता है सिंपली जो बोर्डम हो जाता है, अभी एक काम करते करते जो लोगों में मोरल लूज हो जाता है और सेम टाइप ऑफ काम करना हो बार बार, रिपीटेटिव, हाँ जी। है ना? जो हाँ वो हो जी। गया मोनोटनी। ओके। कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन ये भी कर हम्म सकते हैं मैम। हम्म, ओके। और ये यूटिलाइज इन एचआर प्लानिंग ये भी हो जाएगा। हम्म ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ये भी हो जाएगा मैम। रिक्रूटमेंट वाला भी हो जाएगा। हम्म परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरी भी हो जाएगा मैम। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला भी हो जाएगा। मैम सेफ्टी वाला एक बार आप बता देना, लीगल प्रोविजन ऑफ सेफ्टी। हम्म मैम इसमें से भी सेम है, ट्रेड यूनियन, सैलरी, वेजेस एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये हो जाएंगे तीनों। ये मोरल और सेफ्टी वाला हमारा रहता है तो ये रहते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम लोग अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, राइट? यस मैम। आज बच्चे आते सारे तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज भी कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिए थे, फेयर वेजेस और ये सब। यस मैम ये हो गया। और ये वेज पॉलिसी के फैक्टर्स, हमने ये भी पढ़ लिए थे मैम। वेजेस वाला हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें ना थोड़ा सा नेशनल वेज पॉलिसी और ये सब इसको थोड़ा टेक्निकली अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये ओके। एग्जाम में आ जाता है, ठीक है? हाँ जी। मोटिवेशन किया ना हमने, नो मैम। ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ना एग्जाम में
आ जाता है आपकी कि ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उसको जो हम एम्पावर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्या होता है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह की फैक्टर्स हैं जो आपको आपके एम्प्लॉयज को और एम्पावर करते हैं, एनहांस करते हैं उसके काम के लिए। ठीक है, जिससे आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो सिनेरियो बेस्ड आ जाता है कि आपके एम्प्लॉयज demotivated हैं और you want to enhance them or you want to empower them further. What do you understand by this? What will you do and to make them more empowered, and what benefits you and your organization will get out of it. ठीक है, तो क्या होता है एम्पावरमेंट, बताओ। मैम, when somebody have power to do something, have rights on something, वेरी गुड। वही empowerment होता है। मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, क्या वो डिसीजंस ले सकते हैं। किस तरह के डिसीजंस ले सकता है, कैसी अथॉरिटी है, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें हमारे एम्पावरमेंट में आ जाती है। तो कहते हैं ना, वो बंदा एम्पावर है वो चीज करने के लिए, मतलब उसमें एबिलिटी है उस चीज को करने की, यस मैम। और एबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, पावर है, अथॉरिटी है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि कौन कौन से रिसोर्सेज, मतलब चाहे वो मेरे ह्यूमन रिसोर्स हो या मेरे मॉनेटरी रिसोर्सेज हो या कोई भी तरह का रिसोर्सेज हो, ठीक है, उसको हम एलोकेट कैसे कर रहे हैं, दे कैसे रहे हैं, किस किस को क्या क्या दे रहे हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है, राइट, तो वो उसमें उसमें प्लानिंग नहीं करता है कि मेरे इतने एम्प्लॉयज यहाँ होंगे, इतने एम्प्लॉयज यहाँ होंगे, फिर कितने एम्प्लॉयज किसके अंडर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के अंडर 10 एम्प्लॉयज होंगे, उसको उससे रिलेटेड का बजट मिलेगा, फाइनेंसिंग मिलेगी, उससे रिलेटेड उसको एसेट्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड उसको डिसीजन मेकिंग मिलेगी, उससे रिलेटेड उसको स्ट्रेटजी प्लानिंग मिलेगी। तो ये सारी चीजें जितने भी हम लोग करते हैं ना, दैट विल कम अंडर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यस मैम। वन मोर। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट रितिका, एक मिनट। ओके ओके।
सॉरी, अच्छा, रितिका यू देयर राइट? यस मैम, यस। ओके ओके, सॉरी यार म्यूट हो जाता है। ओके, तो जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, मैंने आपको बताया कि हम लोग एक अथॉरिटी देते हैं, एक वॉइस ऑफ पावर दे देते हैं कि भाई जिससे वो हमेशा ही कनेक्टेड रहे मैनेजमेंट के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, और एक थ्रू आउट, मतलब इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंट्रोल, कैन बी अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, अथॉरिटी, ट्रेनिंग एंड फर्दर ग्रोथ टू द डिपार्टमेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? यस मैम। है ना? तो when someone is empowered, they have the ability to accomplish something which we understand, and they know it that giving them the confidence needed to succeed. जितने भी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको उनकी स्किल्स के हिसाब से, पोजीशंस के हिसाब से हम लोग एम्पावर करते हैं, सो दैट कंपनीज प्रोवाइड the way out or a process or a you say enablement so that employee would succeed. ठीक है? इसमें मैंने बताया था जैसे कि हम जब रिसोर्स एलोकेशन है, रिसोर्स एलोकेशन से थोड़ा फर्दर एक और स्टेप है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन में हमने सोच लिया कि इसको ये दे दिया, इसको वो दे दिया, पर उनकी स्किल्स को एनालाइज करना, उनकी एबिलिटी को एनालाइज करना, अकॉर्डिंगली उनको देना, उसमें फर्क होता है। ठीक है? तो यस। इसमें क्या करेंगे, इट विल गिव एन एम्प्लॉय अ वॉइस बाय रेगुलरली सॉलिसिटिंग एंड acting on their feedback. It will provide opportunities for employees to grow through our autonomy, additional responsibility, or even an entirely new role. It will also recognize employees frequently to increase their engagement and confidence in their own abilities, and of course provide employees with the tools, training and authority they need to excel. So what do you understand by last point, Ritika? मैम समझ में नहीं आया, नीड टू एक्सेल मीन्स? एक्सेल मतलब ग्रो, मतलब अच्छा आउटपुट देना। हाँ जी मैम, एक्चुअली अगर हम किसी को अथॉरिटी देंगे और पावर, अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, तभी वो अच्छे से काम कर सकता है। इफ आई डोंट हैव अथॉरिटी ऑफ एनीथिंग, तो मैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। वेरी गुड। अब ये बताओगे मुझे, अरे नहीं, ये बाइक लेकर रितिका फर्स्ट पॉइंट यस मैम। क्या बेनिफिट में पहला पॉइंट बताओ, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। बेनिफिट ये होता है इफ समबडी हैव ग्रेट लीडरशिप, देन अगर लीडरशिप अच्छी है किसी के पास, तो ही वो अच्छे से अपने वर्कर से काम करवा सकता है। इफ ए मैनेजर डोंट हैव लीडरशिप, देन मतलब वो काम नहीं करवा पाएंगे। पहला वाला मोटिवेटेड एम्प्लॉइज वाला। मैम इसमें बोल रहा है कि जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है वो डायरेक्टली इंक्रीज करती है एम्प्लॉय मोटिवेशन को।
अगर एक एम्प्लॉय के पास अच्छा पावर है तो वही अच्छा कंट्रोल कर सकता है अपने वर्कर्स पे और अच्छे से मतलब अपना काम करवा सकते हैं। ओके, क्यों? बिकॉज कोई भी अगर किसी ऐसे ही इंसान की बात मानेगा जिसके पास उससे ज्यादा पावर है। हाँ, और दूसरी बात, ऑब्वियसली जैसे अब मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पूरी क्लास की, अथॉरिटी भी दे हाँ दी, जी। तुम एक्शन ले लो अगर कोई यस। गलत कर रहा है या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कुछ भी। ऑब्वियसली यू विल पुट वेरी मच यू नो अलाइंड एफर्ट्स। अलाइंड एफर्ट्स का मतलब है उससे जुड़े हुए एफर्ट्स की जहां जहां जरूरत है वो करोगे, और अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करोगे या अपनी टीम को भी मोटिवेट करोगे, एंड ओवरऑल भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा। करेक्ट? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा उस चीज पे कंट्रोल, मैंने तुमको कंट्रोल करने का तरीका या कंट्रोल करने की पावर दे रखी है। नाउ यू विल अप्लाई दैट ऑन द ग्रुप so that you get what you are expecting to deliver. समझ में आया? यस। और यस मैम। तुम अपना बेस्ट दे सको और ज्यादा सेटिस्फाइड फील करो एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है? क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, ग्रेटर ट्रस्ट इन लीडरशिप क्या मतलब है? पढ़ लो, पढ़ के बताऊंगी, चल कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसमें बता रहे हैं कि मतलब जो लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को कोई पावर देते हैं वो उस पे ही ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं और वही ज्यादा अच्छे से मतलब बेनिफिशियल होते हैं और वही ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं एज कंपेयर टू एम्प्लॉयज जिसके पास कोई पावर नहीं होती। पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैम अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे एंड आई डोंट हैव मतलब मुझे सिर्फ वो काम कंप्लीट करवाना है बट आई डोंट हैव एनी पावर तो कोई मतलब मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा और मेरा काम भी मतलब इतने अच्छे से नहीं करेगा बिकॉज आई डोंट हैव पावर कि मैं अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा तो उसको मैं रोक सकूं या फिर कोई एक्शन ले सकूं उसके ऊपर। तुम्हारा भी तो मेरे अंदर ट्रस्ट बनेगा ना कि आई एम एम्पावरिंग यू फॉर समथिंग दैट इज गोइंग फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली पर्सनली फॉर ईदर फॉर यू और फॉर मी। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 लोग हैं जिसको मेरे को जिनसे मेरे को काम करवाना है। मैंने आपके यहाँ पे उसमें से 10 या 15 या 20 लीडर्स अपॉइंट कर लिए, जिनको एनहांस किया है, जिनको पावर दी, अथॉरिटी दी है। ऑब्वियसली वो 20 लोग आगे डायरेक्ट करेंगे टीम को, पर उन 20 लोगों का और उन 20 लोगों का एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है अपने टीम मेट्स के साथ वो ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू मी गोइंग विद एवरी इंडिविजुअल। अगर मैंने 20 यस को मैम। बांट दिए, 20 लोगों को 4-4 लोग, 5-5 लोग, 2-2 लोग उनकी कैपेसिटी के हिसाब से दे दिए, तो जो मैसेज मैं सबको देने की बजाय मैं अपने 20 लोगों को देंगे, उनको क्लियर होगी, वो आगे देंगे। राइट? दूसरा, यस मैम। अगर मैंने एम्पावर करा है अपने उन 20 लोगों को, ऑब्वियसली वो उनकी कंट्रोलिंग उन लोगों पे ज्यादा होगी। तीसरी बात, सबका एक ट्रस्ट
लीडरशिप में, यानी कि जो उनके मैनेजर्स हैं या बॉसेस हैं या मैं हूं, वो ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने अपने काम के साथ साथ एक अथॉरिटी भी उनको दी है, जिनसे सभी लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट वी कैन डिलीवर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो भी आपका मतलब ऑब्जेक्टिव है आपके ग्रुप का, अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बोलते हैं जिसको, वो हम मीट आउट कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो बेनिफिट, जो ट्रस्ट है लीडरशिप में, वो डेवलप होगा यहाँ से। यस करेक्ट मैम। है ना? देन इम्प्रूव क्रिएटिविटी, ये वाला पढ़ो। एक काम करें, पहले सारे पॉइंट एक बार जल्दी से तुम रीड आउट कर लो कितने हैं इसके अंदर, बस, और ये इसके स्टेप्स, फिर डिस्कस करते हैं ओके इसको। ठीक है, ओके ओके। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स और रह गए, इसके पहले इन 2 पॉइंट्स को बड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इसके स्टेप्स। क्योंकि कई बार ना सिनेरियो बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं ना, अब ये तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तब हम लोगों को इस तरह के टॉपिक्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और फिर हम उसको अप्लाई करके, अपने पॉइंट्स को अप्लाई करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। यस मैम। हाँ, इसको फटाफट से दोनों पॉइंट्स को पढ़ लो जल्दी से। मैम इसको स्क्रॉल कर दीजिए। ओके यही तक है। हाँ, ये तक। ओके। हम्म मैम इसमें ये बोल रहा है कि मतलब जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा, हम्म तो वो इंसान मतलब ज्यादा मतलब ये सोचेगा कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उससे उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और वो मतलब और आइडियाज लेके आएगा अपने वर्क को मतलब अच्छे से करने के लिए। हाँ, ओके। और दूसरा वाला? मैम दूसरे में वो वही बोल रहा है कि जिसके पास ज्यादा एम्पावरमेंट होगी, वो अपना परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से देगा एज कम्पेयर टू हु डोंट हैव एनी पावर टू डू द वर्क। देखो, मिनट। ओके, नाइस। ओके, सो ऑब्वियसली जब ज्यादा एम्पावर करते हो, वो लोग ज्यादा उससे काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ,
तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी भी उभर के आती है ना, और वो ज्यादा कमिटेड रहते हैं अपने उस गोल्स के लिए, उनको अचीव करने के लिए जो उनको एलोकेट किए जाते हैं। उसके बाद सेम टाइम पर आपको यहाँ पे प्रमोशन करने में भी बहुत सिंपली हेल्प मिलती है कि जो लोग ज्यादा मोटिवेटेड हैं, ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका आपको ग्रोथ भी मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में ज्यादा दिखाएंगे। और ये इन्होंने एक सिंपल वो दिया, बिजनेस विद हाईली मोटिवेटेड वर्कर्स आर 21% मोर प्रॉफिटेबल। अब ये इन्होंने एक रैंडम नंबर दिया हुआ है अपने किसी रिसर्च से, आप नॉर्मली भी आर ऐसे भी लिख सकते हो, आर मोर प्रॉफिटेबल। 21% ओ नहीं, इसको हटा दो 21%, क्योंकि किसी का कुछ और नंबर निकल आएगा तो फिर वो 21 नहीं हुआ ना। ठीक है, हाँ जी क्लियर मैम। है यहाँ से? ओके। अब 4 हम लोगों को ना स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमें कैसे एम्पावर करना है। ठीक है, इसमें देयर आर ट्रेमेंडस बेनिफिट्स टू एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, बट building it into company's culture takes a considerable level of focus. So start implementing best practices throughout your organization by following these 4 steps. अब इन स्टेप्स को आप पढ़ेंगे एक बार। ओके मैम। रितिका मुझे सिर्फ 2 मिनट, 2-3 मिनट देना, मैं 2-3 मिनट में आई गेट बैक, ठीक है? तो ओके मैम। थोड़ा सा ये पढ़ लो, मैं आके सवाल करती हूँ, 2 मिनट दो मुझे।
इतना पढ़ा है यस मैम। नीचे कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये जो ऊपर की 4 लाइनें। मैम प्लीज स्क्रॉल। देखो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना बिल्कुल इफेक्टिवली, है ना। समझ लो एग्जाम के लिए तैयारी कर लेंगे। यस मैम।
मैम Next point, recognize to empower. आगे बढ़े। यस मैम यस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ लग रहा है, कुछ कुछ बीच में अटक रहे हो? नहीं एक्चुअली मैम बीच में कॉल आ गई थी, दैट्स व्हाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं।
मैम एक बार आप ये वाला पॉइंट आप एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। ठीक है, मैं कर दूंगी। आगे खत्म कर लो पहले। ये जो उन्होंने नंबर्स दे रखे हैं ना, जैसे 8.7% ऑफ मिल, ये आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके 87% दिया, क्योंकि डाल देते हो तो फाइन, बट इट्स बेटर नॉट टू गिव, ओके मैम। ठीक है। क्योंकि सबकी ऑर्गेनाइजेशंस और सब कंट्रीज के हिसाब से ये वेरी कर सकता हाँ जी। है ना। हाँ जी मैम, हाँ जी। मैम डन। मैम डन।
मैम डन। ये रिवर्स तो पूरा कर लिया क्या? अरे यार, यस मैम यस। मैम डन। मैम डन। ओके, एक मिनट। हाँ? ठीक है, हो गए सारे फंड्स हो गए। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारे। ये हमने कर लिया था। हम्म, देखो, 4 तरीके हैं अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करने के। सबसे पहले बताओ, शो एम्प्लॉयज दैट देयर फीडबैक मैटर्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कि मतलब जो एम्प्लॉयज फीडबैक देते हैं कंपनीज के, हम उस पर वर्क कर रहे हैं और उनके जो वो हम फीडबैक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें अगर हम लोग कहीं मीट आउट नहीं कर पा रहे या किसी तरह का कोई चेंज मैनेजमेंट की जरूरत है, तो लीडरशिप और द मैनेजमेंट विल ऑलवेज लुक इनटू इट। ठीक है। यस मैम। दूसरा, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, फीडबैक रिवील्स हाउ टू इफेक्टिवली एम्पावर योर वर्कफोर्स। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। सेकंड इज रिकॉग्नाइज टू एम्पावर। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया ना? यस मैम। ओके, रिकॉग्निशन क्या होती है? ये मालूम है रिकॉग्निशन क्या होती है? नो मैम। एक्नॉलेजमेंट पता है क्या होती है? मैम पावर। नहीं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 लोग हैं, चारों काम कर रहे हैं, ठीक है, बट हाँ जी। एक ने कुछ ऐसा एडिशनल किया है जिसका बेनिफिट मेरी टीम को या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हद तक डायरेक्टली आ गया, ठीक है। या फॉर यस। एग्जाम्पल तुम कोई क्लाइंट ले आए, या तुमने कोई रिवेन्यू में हेल्प करी, या तुमने कुछ पॉलिसी के अंदर कुछ नया एड ऑन प्रोवाइड किया, उसकी वजह से मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उस पे बहुत हद तक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिकॉग्नाइज योर वर्क विद द रिकॉग्निशन। या तो मैं आपको रिवॉर्ड दे दूंगी, या इंसेंटिव्स दूंगी, या आपका कोई एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दे दिया, या आपको प्रमोशन के लिए उस पॉइंट को हमने डिस्कस करके उसको कंसीडर किया। तो इस तरह की जो हम लोग कहते हैं ना, सराहना करना काम की, यस उसके मैम। एक्स्ट्रा एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, सबके सामने बताना, और उसको उसके लिए रिवॉर्ड करना, ठीक है, दैट इज योर रिकॉग्निशन। तो ये भी एक तरीका है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की, एम्पावर करने का, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके लिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं। हम उनको प्रेस कर सकते हैं, हम उनको एनकरेजमेंट फीडबैक दे सकते हैं सबके सामने, हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, मतलब काफी सारे अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने प्रोसीजर्स या मेथड्स हैं। और किस लेवल ऑफ एनहांस्ड वर्क या किस लेवल ऑफ एडिशनल वर्क की वजह से किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। यस। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो है डे टू डे एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आपको हाँ जो है, जी। पर उसके अलावा मैंने आपको नहीं बताया, बट यू एडिशनली हैव डन समथिंग extra which is having a great impact on the overall performance of the organization, or maybe my team, maybe you or me, then definitely that would lead to be, that needs to be recognized, which will further lead to enhancing you, empowering you for further progress, ठीक है ना। यस मैम। भाई तुमको मैंने प्रमोट कर दिया, अब तुम्हारे पास और एडिशनल अथॉरिटी आ गई, पावर आ गई, सैलरी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, तुम और नई चीजें एक्सप्लोर कर सकोगी, यस ठीक है। मैम। तो ये भी एक तरीका है आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करने का। ओके, नेक्स्ट ये वाला, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड द नेसेसरी सपोर्ट। यहाँ ये क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम आपको और स्किल्ड करते हैं, हम आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए चैलेंजेस, नए रोल्स, एड ऑन काम, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब चीजें भी देते जाएंगे, जिस जो एक नेक्स्ट लेवल के परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। और उसी के साथ साथ उस चीज को परफॉर्म करने के लिए जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, वो भी हम आपको प्रोवाइड करें। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ एम्पावरिंग योर एम्प्लॉयज, ठीक है। यस मैम। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक इसके अंदर मैंने आपको एक डैशबोर्ड वाला पॉइंट बताया था कहीं पे, मैंने कहा था उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें था वो। मैम इससे नीचे वाले पॉइंट में। कहाँ है? इससे नीचे होगा मैम। इसमें कहाँ है डैश? मैंने बोला था कि डैशबोर्ड के थ्रू हम लोग परफॉर्मेंस देंगे। व्हाट दिस यार, ओके सब मेरे को भी दिख नहीं रहा सब पॉइंट। वो बेसिकली हम बता रहे थे कि शायद वो फीडबैक्स वगैरह में है कि डैशबोर्ड्स के थ्रू भी हम अपने, डैशबोर्ड पता है क्या होता है? डैशबोर्ड मैम बेसिकली जिसमें हम कोई भी डाटा शो करते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो डैशबोर्ड जरूरी नहीं है कि किसी फाइनेंशियल्स के लिए या किसी, डैशबोर्ड परफॉर्मेंस के लिए भी यूज होता है। डैशबोर्ड आपके कोई भी नंबर्स को एक एक ग्राफिकल फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या यस। कोई मतलब
कोई शेप के फॉर्म में, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट के फॉर्म में आप अपनी स्लाइड में या आप अपने एक्सेल में या आप अपने वर्ड में जो भी शो करते हैं, विच विल गिव यू द इंडिकेशन अबाउट द नंबर्स, मे बी ग्रोथ, maybe downfall, maybe up performance, कुछ भी कह सकते हो, है ना। Yes, ma'am. तो जो एक आपको एक डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, जो आपको एक नंबर्स इंडिकेट या इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, which you can read it one go or which you can see in one go rather than going for different files, rather than going for different papers or supportings. ठीक है, क्लियर है। तो हाँ जी, वो भी, हाँ, वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जैसे जब भी हम परफॉर्म, वो हम एचआर में क्या मतलब, हम लोग फाइनेंस में, मार्केटिंग में, अकाउंट्स में, सब बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, जो बेसिकली दिखाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो फीडबैक्स अगर हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को थ्रू Yes. डैशबोर्ड, उसमें हम वहीं से हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कि भाई इसका देखो इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, उसके हिसाब से हमने उसका, या फिर हमने अटेंडेंस, मतलब काफी सारे मतलब मेजर्स ले सकते हो। अटेंडेंस हो गया, आपका टाइमली रिपोर्टिंग रह गया, है ना, और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे किसी का एड ऑन वर्क हो गया, उसमें उसको कितने सर्टिफिकेट मिले, नंबर्स मिले, वो हो गया। तो ये सारी चीजें हम जब इंक्लूड करके एक प्रेजेंटेशन जैसा बना लेते हैं, दैट इज योर डैशबोर्ड। ठीक, तो इवन हम लोग जब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं या हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब एनहांस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो वो डैशबोर्ड्स के थ्रू भी हम उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करके, उसको एनालाइज करके, उससे हम आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। अच्छा, ये हमने कर लिया पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट बोल रहे हैं, हाँ, मेक एम्पावरमेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड डिवीजन। ऑब्वियसली जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि ये जो तरीका है अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करने का, मोटिवेट करने का, इसको हमें अपने कल्चर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में डाल देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इससे ओवरऑल जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे मोटिवेटेड रहेंगे, नए लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस रहेंगे, हाई एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली सबकी रहेंगी, एंड इन दैट केस क्रिएटिविटी विल ऑल्सो कम। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहे हैं मैं एम्पावरिंग एम्प्लॉयज स्टार्ट्स विथ लिस्टिंग एंड रिकॉग्निशन। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हो, है ना, उनको Yes, ma'am. सुनते हो और अकॉर्डिंगली उनको रिकॉग्नाइज करते हो। अब रिकॉग्निशन का मतलब समझ में आ गया, Yes, ma'am. ठीक है। उससे डेफिनेटली ओवरऑल एम्प्लॉयज मेरे एनकरेज होंगे, उनका इमोशनल लेवल भी बढ़ेगा, उनका कनेक्टिविटी बढ़ेगा, उनका ट्रस्ट इन लीडरशिप बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज दी ओवरऑल, that will increase the overall efficiency in the efficiency of the employees, and that will definitely lead to enhancement in the performance. ठीक है, अच्छा। Yes. अब उसके बाद कहते हैं हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये जो आपका वेजेस वाला पार्ट है ना, उसमें कभी कभी शॉर्ट नोट या छोटा सा वो पूछ लेते हैं कि होता क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो बेसिकली ये हमने करा था ना लास्ट क्लास में। नहीं मैम, ये नहीं किया था। हाँ, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? ऑब्वियसली कोई भी डिस्प्यूट का मतलब क्या है, जब दो लोगों में किसी तरह की रजामंदी नहीं होना या Yes, ma'am. कोई डिसएग्रीमेंट होना, है ना। तो Yes, ma'am. उस केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब डिसएग्रीमेंट होता है किसी बात में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, तो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी बन जाती है विच इज नोन एज ट्रेड यूनियन। वो इन डिसएग्रीमेंट्स को बेसिकली सॉल्व करती है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करती है, ताकि इस तरह की कोई डिस्प्यूट्स ना रहे। तो बेसिकली डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, और बिटवीन employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person। मतलब काम से जुड़े हुए, काम के लोगों से जुड़े हुए, वर्कर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स के बीच में, इस तरह में कोई किसी तरह का भी डिसएग्रीमेंट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो सेक्शन
2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के अंडर आता है। ठीक है, Yes, ma'am. ज्यादातर डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयज वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, कोई रिलेशन खराब होने की वजह से भी हो सकता है। देन इसमें कह रहे हैं कि रियल भी हो सकता है, किसी का सब्सटैंशियल पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की जो इश्यूज होते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर लेके आते हैं। अच्छा, 4 डिफरेंट टाइप्स अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट का डिस्प्यूट है, या लेबर प्रैक्टिस जो हो रही है उसका डिस्प्यूट हो सकता है, कोई ग्रीवियंस हो सकता है, या कोई रिकॉग्निशन डिस्प्यूट हो सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की जो 4 कैटेगरी हैं वो है इंटरेस्ट डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ओवर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ग्रीवियंस और राइट डिस्प्यूट्स एंड रिकॉग्निशन डिस्प्यूट्स। Disputes. ठीक है, ये चारों का बाय अगर हम बाय वर्ड देखें तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. इंटरेस्ट डिस्प्यूट हो गया कि भाई जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है आप ये करो, पर हमारे वर्कर्स चाहते हैं हम ये करेंगे। Yes. ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई नई मशीन लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं उस मशीन से काम करवाएंगे, लेबर बोल रहे हैं नहीं हमें उस मशीन से काम नहीं करना, हम पुराने Yes. वाले मेथड से। लड़ाई हो गई। कोई जो लेबर प्रैक्टिस है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आपको अगर नाइट शिफ्ट भी करनी होगी, वो कहते हैं हम नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे, हम पहले नहीं होता था नाइट शिफ्ट, वो भी लड़ाई हो गई। किसी तरह का कोई ग्रीवियंस हो गया, कोई राइट्स हो गए कि हमें ये वाली पावर देनी चाहिए, मैनेजमेंट बोलती है नहीं ये पावर हम नहीं देंगे, तो भी लड़ाई हो गई। और हमने जो पैसा दिया है, रिकग्निशन दिए हैं या रिवॉर्ड्स दिए हैं, उस पर वो लोग एग्री नहीं कर रहे, तो भी लड़ाई हो गई। तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती है ना, उसको बोलते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसको फटाफट से एक बार रीड आउट करेंगे जल्दी से। रितिका Okay. फटाफट से इसको रीड आउट करो, क्योंकि इसके ऊपर ना अगर अगर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर बीच में से भी क्वेश्चन उठा लेंगे। Okay, ma'am. Okay. ठीक है, इसको फटाफट से रीड आउट करके खत्म करते हैं। पहले रीड आउट करो इसको। Ma'am, please scroll.
मैम डन। मैम डन। मैम डन।
मैम डन। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये वो हम लोगों ने 4 टाइप पढ़े थे, उसका कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ डिविजन्स जो किया हुआ है, जैसे इकोनॉमिक, मैनेजरियल, पॉलिटिकल और दूसरे कॉजेस, मतलब इनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक इशू पैसे से रिलेटेड इशू हो गया, है ना। Yes, मैनेजरियल कॉजेस आपका जो मैनेजमेंट है और उसके बीच में जो वर्कर्स के बीच में, कोई पॉलिटिकल Yes, कॉज हो गया या कोई दूसरी पॉलिटिकल कॉज जिसमें जैसे वर्कर्स भी अपने अपनी यूनियंस बना लेते हैं ना, तो यूनियंस में और मैनेजमेंट में कोई इशू हुआ तो वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, जी। एक जो हमारा इकोनॉमिक वाला रहेगा ना, कि जैसे लो वेजेस दे दिए, डीए हमने सही नहीं दिया, प्रॉफिट सही नहीं मिल रहे, या वो लोग सेटिस्फाई नहीं है वर्कर्स प्रॉफिट से, बोनस में खुश नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्किंग आवर्स लंबे है, या मतलब उनको फीजिबल नहीं लग रहे, ठीक है। ये थोड़ा सा इस वाले पार्ट को पढ़ लेना, ठीक है, ओके एग्जाम मैम। पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजरियल कॉज में आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया किसी को, या कोई एग्रीमेंट पे डिसएग्रीमेंट आ रहा है, या कोई सुपरवाइजर ने ठीक से बिहेव नहीं किया, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स आपको लग रहा है आपके वर्कर्स का होगी भाई इनका फेयर नहीं है ना। आपके रिट्रेंचमेंट हो रहे हैं, रिट्रेंचमेंट, डिमोशन और टर्मिनेशन। क्या होता है रिट्रेंचमेंट? जब आप बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ निकाल देते हो, ले ऑफ, सुना है कभी तुमने ले ऑफ्स, यस मैम। है ना, उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। डिमोट कर दिया, टर्मिनेट कर रहे हैं, कोई सेल्फिश लीडरशिप आ गई है, जो आपका पहले का कोड ऑफ कंडक्ट जो फॉलो हो रहा है उसमें वायलेशन है, बार्गेनिंग प्रॉपर नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, वो सारा मेरा मैनेजरियल कॉजेज बन गया। देन पॉलिटिकल कॉजेज में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है मैनेजमेंट के ऊपर या यूनियन के ऊपर, उसमें भी एक डिसएग्रीमेंट आता है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट आ गया, कोई स्ट्राइक्स हो गए, गवर्नमेंट का कोई इंक्लिनेशन आया मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो वर्कर्स को नहीं पसंद आ रहा, या कोई ऑटोमेशन ला रहे हैं उसके लिए वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमें ऑटोमेशन नहीं लाना। इस तरह की जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलिटिकल। अब ये एग्जाम में जब आएगा तो जैसे ये है, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके इम्पैक्ट दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना, या कोई सिनेरियो आ जाता है या कोई डिफरेंस आ जाता है तो आप इन सिनेरियोस को वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। ये आप पढ़ लेना खुद ही थोड़ा सा। सेटल कैसे करेंगे डिस्प्यूट्स को? हम लोग या तो वर्कर्स की कमेटी बना लेंगे जिसमें आप थोड़े से एम्प्लॉयज को ले लेते हो, फिर उसका उनके साथ कम्युनिकेट कराते हो मैनेजमेंट के साथ, या फिर कोई बाहर से आप अपने कोई ग्रेवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी आपने हायर करी। वैसे ये एक्ट भी बोलता है कि 1982 एक्ट बोलता है कि एक हमेशा ग्रेवेंस सेटलमेंट कमेटी होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जहाँ पे दोनों का ही इन्फ्लुएंस ना रहे और एक फेयर डिसीजंस हो सके, ठीक है। फिर कंसिलिएशन ऑफिसर वो भी एक यही काम करता है कि दोनों पार्टीज को साथ में लाना, उनसे बात करना, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना, ठीक है। देन आपने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जहाँ पे आपको लगता है कि अब रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उसको और कंसलेशन ऑफिसर के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो लोग, इस मैटर को कोर्ट में डाला जाए, इंक्वायरी कराई जाए उसकी, है ना। देन एक कंसिलिएशन बोर्ड होता है ना। कंसिलिएशन बोर्ड बेसिकली वो अगर डिस्प्यूट्स बड़े चले जाते हैं तो उनको वो कमेटी पूरी हैंडल करती है। फिर लेबर कोर्ट्स में चले गए, लेबर कोर्ट में ज्यादातर लोग चले जाते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल होते हैं, इस तरह की जो कमेटीज या इस तरह की जो अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस तरह के ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम की तरह काम करती है, ठीक है। बाकी दूसरे हम लोग प्रोविजंस पहले से लेके चलेंगे कि भाई हम स्ट्राइक्स ना कराएं, लॉकआउट्स आराम से होने ना दे, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन रहे, जो एक लीगल रिस्ट्रिक्शन भी रह सकता है। देन आपका एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस 1981 के हिसाब से वो हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन सारी चीजों को करने से हमारे यहाँ पर जो इश्यूज हो सकते हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है।
यस मैम। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक हमारा वो लीगल वाला पार्ट रह गया था ना। हाँ जी मैम। अच्छा, एक ना रिसोर्स मैनेजमेंट भी है आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपली अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें यस मैम। आपकी चाहे चाहे आपके फाइनेंशियल हो, चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्स को हो, चाहे आपका फिजिकल रिसोर्स है, चाहे आपकी वो मनी है, उन लोग उसको एलोकेट करना, लेवलिंग अप करना और टाइमली फोकास्ट करना कि भाई आने वाले टाइम में हमें इतनी और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यस मैम। क्या बेनिफिट्स रहेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट के? अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो कॉस्ट कम रहेगी, ठीक है, एफिशिएंसी रहेगी, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, एबिलिटी रहेगी सब में आगे और काम करने की, है ना। हाँ जी उसके बाद ये जस्ट एक बार रीड आउट मार लेना। मैम, आप ये भेज देना आज। अभी भेजती हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, ओके रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना। ओके मैम। इसमें रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स फोरकास्टिंग, ये सब कर मतलब वही पढ़ना है। फिर स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज में मतलब ये सिंपल है कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा क्या पोर्टफोलियो है, उस हिसाब से हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से हम क्या एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये मोरल वाला, मोरल क्या होता है बेसिकली? एक एटीट्यूड और बिलीफ जो डेवलप हो जाता है एम्प्लॉय का या होता है एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल्चर है उसका, जो वहाँ का माहौल है, उसमें जिस तरह से आपके लोग जॉब्स को कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे उससे जो हम उनका जो लेवल ऑफ मेंटल बिहेवियर रहेगा, उनका जो काम करने का तरीका रहेगा, उनका जो एटीट्यूड रहेगा, जो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, ये सब चीजें उसका मोरल बताती हैं। ठीक है, सो एक साइकोलॉजिकल इशू मतलब कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इनटैंजिबल है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट आप उसको मेजर कर सकते हो एज पर देयर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, कंटिन्यूस है, डायनेमिक रहता है, बार बार चेंज भी हो सकता है, क्योंकि देखो आपका एम्प्लॉय कब हैप्पी है, कब सैड है, उसके हिसाब से उसका मॉरल बनेगा। करेक्ट है? यस मैम। अगर आज आप खुश हो तो आज सोन मैडम सही पढ़ा रही हैं, आज आप वैसे परेशान हो, आप सोन मैडम कितना भी अच्छा कर लेगा आपको नहीं समझ में आएगा या गुस्सा आएगा या नहीं आप इंटरेस्टेड जी हो, मैम। तो डेफिनेटली आपके एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। ठीक है, ये जरूर देख लेना कि आप कैसे हाई मोरल बिल्ड कर सकते हो। एक फेयर लेवल ऑफ वेज सिस्टम रहे, सैलरी सिस्टम रहे, जॉब की जो स्क्रूटिनिटी है वो बहुत क्लियरली रहे, प्रमोशन पॉलिसीज बहुत क्लियर रहे, सुपरवाइजर्स को भी अपॉइंट किया जाए जो कॉम्पिटेंट हो, है ना। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव रहे, मतलब आपके एम्प्लॉय आप तक बात पहुंचा सके, आप अपनी बात एम्प्लॉय तक पहुंचा सको। लोगों को प्राउड फील करवाना, हैप्पी फील करवाना, वर्कर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, इन सब चीजों से आपके एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो हाई रहेगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप मोरल डिटरमाइन कर सकते हो कि उनका लीडरशिप में कितना कॉन्फिडेंस है? जॉब सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया रहेगा जिसपे आप एनालाइज कर सकते हो। आपके कोवर्कर्स का कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी साउंड एंड इफेक्टिव है, रेम्यूनरेशन कैसा दे रहे हो, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, अपॉर्चुनिटी टू राइज कितना है वहां पे, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ लोगों की कैसी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, लॉ गवर्निंग हॉस्पिटल्स इन इंडिया, यस मैम। तो इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, कंपनीज एक्ट 1956, अर्बन लैंड एक्ट, ये सारे एक्ट जरूर पढ़ लेना। इसमें 4-5 तो जरूर नाम रख लेना अपने पास, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल है। ठीक है, देन स्टार्टिंग की कंपनीज एक्ट, अर्बन लैंड एक्ट, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, ये सारे आपको, एक आपका ये इसका भी रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके मैम।
उसके बाद कौन कौन से लॉ है आपके यहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री के लिए? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट, ये आपके मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री के एक्ट हैं, ठीक है? ओके तो मैम। जरूर पढ़ लेना, इनमें से कुछ कुछ 5-5 भी याद कर लोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे। ओके, हाँ जी। अच्छा, ट्रांसफर प्रमोशन क्या होता है? ट्रांसफर जब हम सेम रोल में सेम वर्क्स पे ट्रांसफर करते हैं। प्रमोशन आपको पता है जब आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी और वर्क मिल जाता है, यस मैम। ठीक है? ये सारा बेसिक्स है। वर्क एनवायरनमेंट, देखो एक वो फैटीग वाली बात आ जाती है, फैटीग और मोनोटनी, यस आपका मैम। वर्क यस। एनवायरनमेंट का ही पार्ट रहेगा वो, कि आपका वर्क एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो आपके यहाँ पे फटीग कम रहेगा, मोनोटनी कम रहेगी, लोगों को न्यू चैलेंजेस, न्यू जॉब्स, ये सब चीजें मिलेंगी, तो वो लोग ज्यादा अच्छा काम करेंगे, ठीक है? यस मैम। ये मैं आपको ना ये दे देती हूँ, मैं उसको भी दे देती हूँ, सीमा को भी। क्वेश्चन पेपर तो नहीं चाहिए होगा ना? नो मैम, क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए। अपनी आईडी बता दीजिएगा। मैम रितिका, RITIKA BHAR। ये है ईदास, नहीं नहीं मैम, BHAR रितिका के बाद के बी, B BHAR 06 मैम 06 हाँ @gmail.com। है मेरे पास, और ये है आपका HR नोट्स, ठीक है? हाँ जी मैम। ये तुम ग्रुप में भी डाल देना ये वाली फाइल। ओके मैम। मैंने PDF में कन्वर्ट नहीं करी, आप PDF में कन्वर्ट करके डाल देना। ओके। वैसे ये वाला पेपर ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत आराम से हमने काफी डिटेल में सब चीजें कवर कर ली हैं। हाँ जी ये BHA तुम्हारा MHA है? मैम, BH। यार उसकी फाइल का नाम चेंज कर देना, ठीक है? मैंने गलती से यहाँ पर नीचे लिखा, MHA लिखा, ठीक है? चलो, आई थिंक हम लोग अब वाइंड अप कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन पेपर सिलेबस सब देख लिया है, क्लास हाँ खत्म हो जी गया, मैम। आई एम श्योर काफी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया है सारा, 80-90-95% हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है? यस मैम। चलो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, डिस्कस? नो मैम। कुछ भी नहीं? मैम और कौन से सब्जेक्ट की क्लास लोगे आप हमारे? यार मुझे नहीं पता, वो तो आपके यहाँ से आती है, मेरे पास से मैं ले लेती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है आप लोगों का? अभी तो मैम सिर्फ HR ही हुआ है। अच्छा, और वो भी है मैनेजरियल, भी है आपका ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और ये सब जो? यस मैम। आई थिंक वो आएगा मेरे पास शायद आपका भी, ओके मैम। ओके। ठीक है? ठीक है मैम।